साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार चैनल में फिर से। बहुत समय हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई है। अब शुरू करेंगे, रेगुलर क्लासेस रहेंगी। आज हम शुरू कर रहे हैं पीटी 2023 के लिए विज़न आईएएस का। ठीक है, पीटी नेक्स्ट ईयर है। अभी मंथ चल रहा है सितंबर और नेक्स्ट ईयर है मई में जो है पीटी यूपीएससी का। तो उसको ध्यान रखते हुए हम अगर रेगुलर 20 से 30 क्वेश्चन देखेंगे तो पीटी तक में हम लगभग इसको 2 से 3 बार रिवाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रश्नों को एक साथ लेंगे तो जो है वीडियो आप पूरा देखेंगे भी नहीं और प्रॉब्लम भी होती है पूरा वीडियो देखने में, कभी कभी बोरिंग भी लगने लगता है। तो इसकी वजह से हम प्रश्नों को लिमिटेड रखेंगे जिससे प्रश्न पूरे कर पाएँ और रिवीज़न करने में आसानी हो। तो इस पहला टेस्ट है ये। पहले टेस्ट में देखिए क्या क्या शामिल किया गया है। पहला टेस्ट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का है और इसमें शामिल किए गए चैप्टर हैं पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें कॉन्सेप्ट, फॉर्म्स एंड टाइप्स हैं। पॉलिटिकल सिस्टम एंड एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन एंड मेकिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स, सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस। ठीक, द प्रेम्बल है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। आगे दिया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, और साथ साथ करंट अफेयर्स जनवरी का शामिल किया गया है। ये जो इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स जानते ही हैं, लगभग 25 से 30 प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, सभी से रिलेट करके। लास्ट टाइम जो है 22 प्रश्न करंट अफेयर्स के थे। आप मेरा वीडियो आपने देखा होगा प्रीलिम्स का, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। वो भी मैंने बता दिया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, तो हमको किस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं या चैनल पे पड़ा हुआ है, डायरेक्टली जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस टेस्ट पेपर में 100 प्रश्न हैं। हालांकि हम हर वीडियो में लगभग 30 प्रश्नों को शामिल करेंगे जिससे आसानी से हो पाए। तो 25 से 30 प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि 25 प्रश्नों को शामिल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के 25 प्रश्नों को हम शामिल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आज का है, संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है, यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है, यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो 3 हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो है कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता जो होती है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक, जैसे जानते ही हैं 25 से 28 तक के अंतर्गत प्रदान किया गया एक क्या है? मूल अधिकार है। क्या? मूल अधिकार। देखते जाइए क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। मूल अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी शामिल होती है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है तथा यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। अगला ऑप्शन है, यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। नहीं, जो है धर्म की स्वतंत्रता न केवल किसी धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार, बल्कि उसका प्रचार करने का जो है अधिकार भी शामिल है। इसमें लोगों को अपने धर्म में शामिल होने के लिए सहमत करना और इच्छानुसार धर्म परिवर्तन करना भी शामिल है। संविधान बलपूर्वक किए गए धर्मांतरण और प्रलोभन द्वारा किए गए धर्मांतरण पर रोक लगाता है। ठीक है, तो आप जो है ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, अगला है
या विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह भी गलत है, क्योंकि ये धर्म की स्वतंत्रता न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला सही है। ठीक है, तो इस तरह हम प्रश्नों को देखेंगे जिससे आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, हमारा चैनल ज्ञानशील IAS आपने देखा ही होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे सभी दोस्तों को आपके मिल जाए, जिससे नेक्स्ट ईयर जो हिंदी माध्यम से छात्र चयनित नहीं हो पाते हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निहित है। तो किसमें निहित है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, तो अनुच्छेद 360 जो है राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में हो। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो है अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, देखना है हमको, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 अगर आपने पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो जो है इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो इसे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार किया जाता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसे प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इसे तैयार की जाता है MOEFCC के द्वारा, मतलब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और ये वार्षिक रूप से नहीं होता है। ठीक है, प्रतिवर्ष जो लिखा है ये द्विवर्ष होता है, द्विवार्षिक। ठीक है, द्विवार्षिक रूप से तैयार किया जाता है और जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, यह प्रकाशित करता है और जो है यह देश के वन एवं वृक्ष संसाधनों के आकलन को अनिवार्य बनाता है। ठीक है, अगला है ऑप्शन हमारा, वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। तो यह भी गलत ऑप्शन है हमारा। क्यों? क्योंकि जो है 10,000 वर्ग किलोमीटर नहीं बल्कि 2,261 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2,261 वर्ग किलोमीटर की जो है वार्षिक वृद्धि हुई है। अगला है, विगत 2 वर्षों में वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई है। तो ये भी गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि वो कहाँ देखी गई है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में देखी गई है सबसे अधिक वृद्धि। तो हमारे जो है तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानताएं विद्यमान हैं? ठीक है, तो अगर आपने भारतीय संसद प्रणाली और जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली दोनों के बारे में पढ़ा है, तो उसमें कौन कौन सी जो है समानताएं विद्यमान हैं? संसद की सर्वोच्चता, निर्वाचित राज्य प्रमुख या बहुमत प्राप्त दल का शासन? सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो संसद की सर्वोच्चता। ठीक, तो संसद की सर्वोच्चता जो है ब्रिटिश संविधान प्रणाली में नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। निर्वाचित राज्य प्रमुख, निर्वाचित राज्य प्रमुख भी जो है इसका जो है वो नहीं होता है।
निर्वाचित राज्य प्रमुख भारत में होता है लेकिन ब्रिटेन में नहीं होता है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। बहुमत प्राप्त दल का शासन, तो ये सही है ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। देखिए, भारत की संसदीय सरकार निम्नलिखित कौन कौन सी विशेषताएं हैं? औपचारिक और वास्तविक कार्य प्रणाली है भारत की, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, और निचले सदन यानी लोकसभा या विधानसभा का विघटन होता है। ठीक है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली में कुछ अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए, भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह ही एक संप्रभु निकाय नहीं है। ठीक है, यह जो है संप्रभु नहीं है। साथ ही साथ जो है भारत में राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में जो है वंशानुगत यानी राजशाही होता है। ठीक, तो ऑप्शन तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। ठीक, तो कौन कौन से पदाधिकारी जो है किसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है, तो अध्यक्ष तो स्वयं प्रधानमंत्री ही होता है, तो प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त करेगा? तो पहला ही जो है गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत हो गया। उपाध्यक्ष चुना जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, विशिष्ट जो है आमंत्रित होते हैं, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं? तो इसके बारे में हम देखेंगे। सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो भारत सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, ये तो जानते हैं स्टेटमेंट है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं? तो एकल और लचीला संविधान है भारत का, ये तो पता ही है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का भी प्रावधान किया गया है, ये भी सही है, ये तो जानते ही हैं। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का भी प्रावधान दिया गया है, ये भी सही है। अर्थात तीनों जो है ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसे कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों में से कौन सा सही कथन है? ठीक है, सही कथन देखना है। तो इसमें जो है पहला हमारा ऑप्शन है, एनपीआर में केवल नागरिक शामिल होते हैं। नहीं, जब एनपीआर बनाया जाता है तो केवल जो है नागरिक शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, बल्कि एनपीआर जो है को एनआरसी से भिन्न बनाता है, जिसमें केवल भारतीय नागरिक ही शामिल होते हैं तथा गैर नागरिकों की पहचान उन्हें अपवर्जित किया जाता है। ठीक, केवल नागरिक नहीं, केवल भारतीय नागरिक। देखिए यहीं पे जो है स्टेटमेंट में भारतीय होना चाहिए। भारतीय नागरिक में तो सभी हो जाएंगे, लेकिन भारतीय नागरिक, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो है केवल भारतीय नागरिकों को शामिल किया जाता है। ठीक है, भारत के सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण चरण के साथ आंकड़े एकत्र किए गए थे, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ठीक है,
तो हमारा पहला कथन है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं होती है। हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो है 1973 में क्या हुआ था कि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और कोई भी यहाँ तक कि संसद संशोधन के माध्यम से भी मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने 2 अन्य कार्य भी किए। पहला कि संपत्ति का अधिकार, जो कि विवादित मुद्दा था, के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का भाग नहीं है और इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ न्यायालय ने यह भी निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का भाग है या नहीं। ठीक। तो दूसरा ऑप्शन है, केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय जो है यह निर्णय करने का अधिकार न्यायालय के पास है कि जो है मूल ढांचे का कोई भी मुद्दा मूल ढांचे का भाग है या नहीं। ठीक है। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कौन सा कथन सही है पूछा है। तो AIIB में भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, तो ऑप्शन सही है। ठीक है। भारत जो है इसका दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। कौन सा सबसे पहले नंबर पे है? चीन। चीन जो है पहले नंबर पे सबसे बड़ा शेयरधारक है, दूसरे नंबर पे भारत है। और दूसरा स्टेटमेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि अमेरिका और जापान इसके सदस्य नहीं हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की कमी या कमियां हो सकती हैं? अब लोकतंत्र की क्या कमियां हो सकती हैं? ठीक है, इस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा जो है सही उत्तर चुनना है इस पर कोड का प्रयोग करते हुए। तो ऑप्शन दिया हुआ है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिसमें अस्थिरता उत्पन्न हो सकती। ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो ये दिया हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक। क्यों? क्योंकि जो है सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र केवल यह सुनिश्चित करता है कि लोग जो है अपने बारे में स्वयं निर्णय करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी निर्णय अच्छे ही होंगे। ठीक। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन निर्णयों में लोगों को भागीदार सुनिश्चित करने से निर्णय लेने में विलम्ब होता है। यह भी सत्य है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार महत्वपूर्ण फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। ठीक है। अगला ऑप्शन है कि लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कारण लोकतंत्र जो है भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि यह निर्वाचनों में अत्यधिक खर्च, राजनीति के प्राधिकरण आदि के कारण चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है। ये तो जानते हैं। अगला है, लोकतंत्र में उग्र या गैर जिम्मेदार निर्णयन की संभावना बढ़ जाती है। गलत। ठीक। कारण यह है कि लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और विचार विमर्श पर आधारित होता है। लोकतांत्रिक निर्णयों में सदैव अनेक लोग शामिल होते हैं। साथ ही निर्णय चर्चा एवं बैठकों के माध्यम से लिए जाते हैं। यदि किसी एक विषय में अनेक लोगों की सोच शामिल हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। इसमें कुछ अधिक समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में थोड़ा समय लेकर निर्णय करने के अनेक लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेदाराना
फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना में वृद्धि करता है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक, तो अब देखते हैं हमारा कौन सा कथन सही है। मूल अधिकारों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कोर्ट का उत्तर जो है प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना। वे अनुल्लंघनीय प्रकृति के हैं और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो पहला गलत है, संशोधन जो है किया जा सकता है। कहाँ तक? उस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है जिस सीमा तक संशोधन के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता हो। अभी पिछले ही प्रश्न में मैंने बताया। ठीक है, ऑप्शन दूसरा है, वे राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि मूल अधिकार जो होता है वो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है। कुछ अधिकार जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन आदि निजी नागरिकों के विरुद्ध भी है। ठीक, ऑप्शन तीसरा भी सही है, क्योंकि वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका एवं विधायिका की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। ठीक है, सीमित करते हैं उनकी शक्तियों को। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो हमारा पहला जो है सही उत्तर चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, इनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, मूल कर्तव्य के बारे में दिया गया है, इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्षता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं या विशेषता उपलब्ध है? ठीक है, कौन सी विशेषता है? तो धर्म एक व्यक्तिगत, पहला स्टेटमेंट है हमारा, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। कारण क्या है कि पंथ निरपेक्ष जो पद है को उद्देशिका में मूल रूप से नहीं जोड़ा गया था। फिर भी भारतीय संविधान आरंभ से ही पंथ निरपेक्ष रहा है। इसमें मूल अधिकारों के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से कहाँ तक? 28 तक। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण कौन से? 29 और 30। ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण निहित है। हालांकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा से भिन्न है, जहां धर्म को एक व्यक्तिगत विषय माना गया है तथा धर्म और राज्य के बीच एक सख्त पृथक्करण अपनाया जाता है। भारत में राज्य धार्मिक प्रथाओं से संबंधित आर्थिक, राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलापों का विनियमन कर सकता है। उदाहरण के लिए सभी वर्गों के लिए हिंदू धार्मिक संस्थान को खोलना। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा जो है एकदम सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। कारण है, धर्म की स्वतंत्रता असीम नहीं है। संविधान में इस पर कुछ प्रतिबंध, संविधान ने जो है इस पर कुछ प्रतिबंध आरोपित किए हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उनके किसी अनुभाग को धार्मिक या धर्मांत प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है, किंतु यह लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के अधीन होता है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सा वाद मूल अधिकारों के और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है? ठीक है, तो इसमें जो है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हमको चुनना है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए गोलकनाथ वाद हुआ था 1967, ये सही हो जाएगा, और हुआ था मिनर्वा मिल्स वाद जो है 1980, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन दोनों के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, गोलकनाथ वाद और मिनर्वा मिल्स नहीं जानते हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इतना तो पढ़े होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? ठीक है, राज्य की परिभाषा में कौन शामिल है तो देख लेते हैं। राज्य की परिभाषा क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है ताकि इसकी सभी संस्थाओं को शामिल किया जा सके। इन संस्थाओं के कार्यों को मूल अधिकार के उल्लंघन के रूप में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी निकाय या एजेंसी जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अर्थ में शामिल होगी, जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नीति आयोग और आरबीआई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा वेडेल सागर निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अवस्थित है? ठीक है, तो वेडेल सागर जो है किसमें अवस्थित है? ये अवस्थित है अंटार्कटिका में। ठीक है, वेडेल सागर अंटार्कटिका में है। अगर आपने मैप देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो वेडेल सागर एक बार मैप में देख लीजिएगा। वेडेल सागर क्या है? अंटार्कटिका क्षेत्र के वेडेल सागर में एक विशाल फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की गई है, मतलब मत्स्य प्रजनन कॉलोनी। ठीक है, मछलियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ प्रजनन करती हैं अंटार्कटिका के दक्षिणी वेडेल सागर में। ठीक है, अंटार्कटिका जब आप मैप देखेंगे वहाँ पे दक्षिणी वेडेल सागर में शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में लगभग 60 मिलियन आइस फिश नेस्ट, ठीक है, बर्फ में पाई जाने वाली मछलियों का जो समूह है, मतलब घोंसले हैं, कि एक ब्रीडिंग कॉलोनी पाई गई। कॉलोनी तो जानते ही हैं क्या होती है, जो रिकॉर्ड स्तर पर सबसे बड़ी आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी है। ठीक, शोधकर्ताओं ने पाया कि इस कॉलोनी में असामान्य रूप से गहन जल के उष्ण क्षेत्र विद्यमान है। इस क्षेत्र का तापमान लगभग 35 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। 35 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग माइनस में चला जाता है। ठीक है, जो अंटार्कटिका के जल के अन्य क्षेत्रों की तुलना में व्यवहारिक रूप से उष्ण है। उष्ण अगाध धाराएं मछलियों को धरातल की ओर ले जाती हैं। ठीक है, तो हमारा जो है वेडेल सागर कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह संवैधानिक निकाय है, सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो यह संवैधानिक निकाय है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं होता है, गलत है। ये क्या होता है? सांविधिक निकाय। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय, यह सांविधिक निकाय है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सीवीसी जो है आप जानते ही हैं, यह भ्रष्टाचार रोकने की एक संस्था है। ठीक है, वर्ष जो है 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक कार्यकारी प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। ठीक, अगला है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है।
ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा बी सही। ठीक है, केवल दूसरा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? ठीक, ठीक, कौन से सही है? सही पूछा है। अनुच्छेद 32 अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जानते ही होंगे कि मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु जो है ये संवैधानिक उपचार जो है दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में इसे वर्णित किया गया है। ठीक, तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल तो है किंतु अनन्य नहीं है, अनन्य क्षेत्राधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 226 के तहत, किसके तहत? 226 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती है। अगला स्टेटमेंट है, यह संविधान की मूल विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है? पहला और तीसरा। एलिमिनेशन मेथड से भी प्रयोग करेंगे तो भी हम जो है सही उत्तर चुन पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु तो निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? ठीक, तो संघ राज्य क्षेत्र का जब गठन होता है तो उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हो सकते हैं? सांस्कृतिक भिन्नताएं हो सकती हैं, सामरिक महत्व हो सकता है, जनजातीय लोगों का हित हो सकता है या प्रशासनिक महत्व हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब जैसे सांस्कृतिक भिन्नताओं की हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक भिन्नताओं में कौन से राज्य हो जाएंगे? जैसे पुडुचेरी हो गई, दादरा और नागर हवेली हो गई, दमन दीव हो गया। अगर हम सामरिक महत्व की बात करते हैं तो सामरिक महत्व में कौन से आ जाएंगे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप आ जाएंगे। अगर हम जनजातीय लोगों के हित की बात करते हैं, ठीक है, या पिछड़े लोगों की बात करते हैं तो इसमें मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अगर हम राजनीतिक या प्रशासनिक महत्व की बात करते हैं तो दिल्ली और चंडीगढ़ हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ठीक है, कौन सा शामिल है? ठीक है, सही उत्तर का प्रयोग करते हुए, मतलब नीचे जो कोड दिया गया है उसका प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ठीक, तो हमारा जो है 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत जो है काफ़ी चर्चा में भी रहता है, तो मौन रहने का अधिकार जो है शामिल किया गया है, ये तो जानते ही हैं। ठीक, हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, 19 के तहत हड़ताल का अधिकार नहीं है। ठीक, प्रसारण का अधिकार है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार भी है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग।
हमारा अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो है सही उत्तर चुनना है। पहला स्टेटमेंट है हमारा, यह बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। गलत स्टेटमेंट है। कारण ये है ना कि यह जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संसद के एक अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, ठीक है, के द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है, ना कि बाल श्रम द्वारा। ठीक, यह आयोग जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। हमारा अगला स्टेटमेंट है कि इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE के अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है परख पोर्टल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यक्रम कथनों पर विचार कीजिए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो परख पोर्टल का चर्चा में रहा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो यह स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा। सही है। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो उदारवाद के बारे में हम देखेंगे कौन सा कथन सही है। ठीक है, भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद, ठीक है, देखना है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा, भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय उदारवाद जो है वो शास्त्रीय या पश्चिमी उदारवाद से भिन्न है। शास्त्रीय उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व देता है, जबकि भारत में एक व्यक्ति अपनी पहचान उस समुदाय से करता है जिससे वह संबंधित होता है। इसलिए भारतीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक मूल्यों की मांगों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता प्रदान करता है। ठीक है, यह देता है। अगला स्टेटमेंट है, संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से विषय उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो NHRC द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा कौन से जो है विषय उठाए जा सकते हैं। तो हमारा जो है ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से सही हो सकते हैं। हाथ से मैला ढोने की समस्या को जो है उठाया जा सकता है। अनुसूचित और अनधिसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं उठाई जा सकती हैं। दूसरा भी सही है। स्वास्थ्य के लिए अधिकार से संबंधित मामले, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और जो ये NHRC जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित एक सांविधिक सार्वजनिक निकाय है। सांविधिक भी है, सार्वजनिक निकाय। ठीक, हमारा आखिरी प्रश्न देखेंगे 25वां। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में 26 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा 25वां प्रश्न है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड्स 2022 प्रकाशित किया गया था। तो भैया ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये प्रकाशित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। ठीक है,
वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक प्रमुख रिपोर्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हो गए आज हमारे 25 क्वेश्चन। अगले वीडियो में जो है 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।